हेलो एंड वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सेशन नंबर 7, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: वेरिएबिलिटी एंड एवरेजेस, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपेयरिंग पॉपुलेशन वेरिएंस, एक्सपेरिमेंटल एरर एंड ट्रीटमेंट इफेक्ट, evaluating null hypothesis and assumptions underlying analysis of variance. So variability and average, जैसा अभी सेशन नंबर 6 में मैंने आपको बताया कि variability means the changes between the numbers in a particular time, कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में किसी भी नंबर में क्या चेंजेज होते हैं वो आपके वेरिएबल कहलाते हैं। यहां पर वेरिएबल को समझाने के लिए हमने आपको एक ग्राफ का सहारा लिया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो सीधी रेखा है परपेंडिकुलर जो है उस पर हमने फ्रीक्वेंसी को लिया, और हॉरिजॉन्टल रेखा जो है उस पर हमने दो पोजीशन ली पेशेंट की, जिसमें डिप्रेस्ड एंड मैनिक। पेशेंट को ब्लैक लाइन से शो किया और उनके ऊपर कंट्रोल जो हम रख रहे हैं उसको जो है रेड से हमने दिखाया है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर, डिफरेंट वेरिएबिलिटी, सेम एवरेज, ये इससे आपको ग्राफ में दिख रहा है कि वेरिएबिलिटी जो है सेम है, कि जितना ज्यादा हमने पॉपुलेशन को कम किया उसका लेवल उतना आगे की ओर बढ़ गया, जितना पॉपुलेशन ज्यादा थी उतना ही वो कम था। ग्राफ सेकंड के लिए ब्लड शुगर का लेवल लिया हमने कि ब्लड शुगर जो है वेरिएबिलिटी में भी सेम है और एवरेज जो है डिफरेंट है। तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि कब कितने लोगों में किस तरह की डिजीजेस होने की पॉसिबिलिटी है और हाउ कैन दे कंट्रोल्ड, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और पूरी पॉपुलेशन के अंदर हम एवरेज भी निकाल सकते हैं कि यदि हमारे देश में 125 करोड़ की आबादी है तो उसमें कितने परसेंट लोग डिप्रेशन से के पेशेंट हैं, कितने परसेंट लोग लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कितने परसेंट लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू आप जो है डिसीजन ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, the normal distribution is used in statistical analysis in order to make standardized comparison across different population or treatments. Standard deviation एक ऐसा टूल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टूल होता है जो कि किसी भी बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन के बीच में एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन को प्रेजेंट करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं हमारे। एक सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम स्मॉल सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम लार्ज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो द काइंड ऑफ द पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वी यूज to assume that a population is normally distributed. This allows us to compare directly between two population. ये जो है दो populations को कंपेयर करने के लिए अलाउ किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी assumptions क्या होती हैं, कि population के दो ग्रुप होने चाहिए तभी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n होता है वो भी सर्टेन होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो सर्टेन, क्योंकि जैसे हम z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं x माइनस x0 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n, जहां पर x1 या x जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मीन है, x0 सेकेंड ग्रुप का मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका दोनों ग्रुप का एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब ये जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ग्रुप का एक है तभी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। अगर अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं तो भी हम उसका यूज कर सकते हैं, और उस केस में जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी अलग अलग है तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और वो होगा z इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार
डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2 और उसका रूट। इस तरह से हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि दो पॉपुलेशन में सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मगर n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट, कि एक ग्रुप में आपके 1000 लोग हैं तो दूसरे ग्रुप में 1200 है, तो यहां पर n1 1000, n2 1200। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, x माइनस x0 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। तो इस तरह से हम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए मैथमेटिकल फंक्शंस दैट डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इन पॉपुलेशन with respect to two population parameters. The first parameter is the Greek letter m or mu. This represent the population mean. जैसे मैंने अभी आपको x बताया, यहां पर मैंने आपको m दिया है. The second parameter is Greek letter s or sigma that represent the population standard deviation. Different normal distributions are generally whenever the population mean or the population standard deviation are different. Normal distribution with different population variances and the same population mean, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि टॉप में जो चोटी है जहां पर हमने लिया सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1, उससे बिलो वाली डायग्राम में लिया सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2, देन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 3, देन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 4, और उसके भी नीचे हम आ सकते हैं सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम एक डायग्राम बनाते चले जाते हैं जिसमें कि दो टेल होती हैं, जिसको हम एरर से जानते हैं कि भाई एक टाइप फर्स्ट एरर है तो दूसरी टाइप सेकंड एरर है, और जो वर्टिकल लाइन है उस पर जो है फंक्शन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद डिफरेंट पॉपुलेशन मीन्स एंड द सेम पॉपुलेशन वेरिएंस वेयर परपेंडिकुलर लाइन डिनोट fx and horizontal line denote any observations or number of the populations। इसमें आपने देखा कि म्यू की वैल्यू डायग्राम फर्स्ट के अंदर 1 है और डायग्राम सेकंड के अंदर 2 है। इट इज कॉल्ड मीन और एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद डिफरेंट पॉपुलेशन वेरिएंसेस एंड डिफरेंट पॉपुलेशन मीन्स लाइक दिस वन, इस तरह की सिमेट्री भी आपकी हो सकती है। तो उसी तरह से आपकी वर्टिकल लाइन पर फ्रीक्वेंसी होती है, और पहले सिमेट्री में आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर म्यू इज 1, दैट मीन्स उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 है और उसका मीन भी 1 है, तो इट मे पॉसिबल। सेकंड डायग्राम में सेकंड सिमेट्री में आप देख रहे हैं सिग्मा स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड म्यू इज ऑल्सो 3, दैट मीन्स एवरेज जो है वो भी 3 है। मोस्ट सैंपल ऑफ डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट ऑल। सभी डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मोस्ट ऑफ डेटा, लेकिन सभी नहीं होते। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0, 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4 shown on vertical axis, and the population is shown as per the normal curve, like 0 के बाद -4, then -3, then -2, then -1, then 0। ये 0 क्या है, ये जो दर्शाती है 0, ये म्यू को दर्शाती है, यानी उसके मीन को दर्शाती है, और इसके आगे फिर पॉजिटिव लाइन शुरू हो जाती है हमारी, जिसमें 1, 2, 3 एंड 4। यहां पर इस डायग्राम में आपने देखा कि एक ब्लैक शेडेड लाइन है जो 0 से 1 तक के बीच में है, ये आपका मॉडल वैल्यू कहलाती है, पॉजिटिव मॉडल वैल्यू कहलाती है। उसके बाद एक अनदर 1 to 2 के बीच में लाइन है जो कि आपकी व्हाइट शेड में है, और एक 2 to 3 में है, ये अनदर शेड है। तो जो वैल्यूज आपको दिख रही है 0 to 1 में, ये 34% वैल्यू है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू से लेकर के 1 तक की वैल्यू को। उसके बाद में 1 to 2 तक की वैल्यू 14% है, और उससे 2 to 3 के बीच में जहां पर टेल है, सेकेंड टाइप एरर की टेल है, वहां पर उसकी वैल्यू 1.5% है। तो इस तरह से हम किसी भी
पॉपुलेशंस की वेरिएशंस को, उसकी वेरिएबिलिटी को डिफरेंट तरीके से शो कर सकते हैं. Comparing population in terms of shared variance, when the null hypothesis H0 is approximately true, we have the following. अगर null hypothesis आपका true होता है तो आपने देखा डायग्राम के अंदर के दोनों वैल्यू सेम होती हैं. There is almost complete overlap between the two distributions of scores. When the alternative hypothesis H1 is true, we have the following. Vertical axis and हॉरिजॉन्टल एक्सिस. आपने देखा कि जो सिमेट्री आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है उसी के सर्वांग सम सिमेट्री आपकी राइट हैंड साइड में है. सो इस केस में क्या होगा, देयर इज वेरी लिटिल ओवरलैप बिटवीन द टू डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहां पर जो है ओवरलैप बहुत ही ना के बराबर है क्योंकि सिमेट्री लगभग रूप से एक जैसी है. शेयर्ड वेरिएंस एंड द नल हाइपोथेसिस. द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज द फैक्ट that we can always attribute some portions of the difference we observe among treatment parameters to chance factors. These chance factors are known as experimental error. Experimental error, all uncontrolled sources of variability in an experiment are considered potential contributors to experiment errors. There are two basic kinds of experimental error, like individual differences error and measurement errors, जिसको हम टाइप फर्स्ट एरर और टाइप सेकेंड एरर कहते हैं. Estimate of experimental error. In a real experiment, both source of experimental error will influence and contribute to the scores of each subjects. The variability of subjects treated alike, that is within the same treatment condition or label, provides a measures of the experiment error. At the same time, the variability of subject within each of the other treatment labels also offers estimates of experimental errors. So estimate of treatment effect, the mean of the different groups in the experiment should reflect the differences in the population means. If there are any difference between the means, so उस केस में आप क्या करेंगे, the treatment are viewed as a symmetric or systematic sources of variability in contrast to the unsystematic source of variability, the experimental error. This systematic sources of variability is known as the treatment effect. An example: two lecturers teach the same courses. Like H0, lecturer does not influence exam score. Experimental design, 10 students, 5 assigned to each lecturers. Fourth lecturer A1, A2, DV exam score. So result A1 is 16, 18, 10, 12, 19. A1 mean equal to 15. A2 4, 6, 8, 10, 2 and A2 का जो मीन है वो 6 है. इस चीज को हम दर्शा सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि 0, 5, 10, 15 एंड 20. यहां पर पहला जो इसको और दूसरा जो है लेक्चरर 2 है, एक पहला लेक्चर 1 है. तो इसको जो है आपने देखा कि एक डायग्राम के थ्रू हम इसके स्कोर को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि A1 जो है वर्टिकल लाइन पर है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर A2 है, जहां पर पहली वैल्यू 16 जो कि 10 से थोड़ी ऊपर है, यानी 15 से नेक्स्ट वैल्यू है, देन 18 उससे नेक्स्ट वैल्यू है, देन 10 जो 10 के पास है ट्रायंगुलर फॉर्म में, देन 12 जो मोर देन 10 है, देन 19 जो एडजेसेंट टू 20 है. इसी तरह से अगर हम A2 की बात करते हैं तो A2 में राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं पहली वैल्यू 4 है जो कि बिलो 5 दिखाई दे रही है, नेक्स्ट वैल्यू 6 है जो नेक्स्ट टू 5 है, देन 8 वैल्यू जो 10 से बिलो है, देन 2 जो कि बिल्कुल 0 के साथ में हमने पुट की है, प्लॉट की है. तो इस तरह से आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि किसका
क्या स्कोर रहा। नाउ पार्टीशनिंग द डेविएशंस। विद इन सब्जेक्ट डेविएशंस आपने देखा कि A2 का जो डेविएशन है वो 0 से 6 के बीच में रहा और A1 का जो डेविएशन है वो 6 to 10 के बीच में रहा। तो इस तरह से बिटवीन सब्जेक्ट डेविएशन A1 और A2 का इस तरह से डायग्राम से हम दर्शा सकते हैं। नाउ पार्टीशनिंग द डेविएशंस, ईच ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द ग्रांड मीन्स हैव स्पेसिफिक नेम्स। AS25 minus T bar is called the total deviation. A2 bar minus T bar is called the between groups deviation. AS25 bars minus A bar is called the within subjects deviations. Dividing the deviations from the grand mean is known as partitioning. Evaluating the null hypothesis, the between groups deviations A2 bar minus T bar represent the effect of both error and the treatment. The within subject deviations AS25 bar minus A bar represents the effect of error alone. Evaluating the null hypothesis, if we consider the ratio of the between groups variability and the within groups variability, which is equal to differences among treatment means divided by difference among subject treatment alike, then we have experimental error plus treatment effect divided by experimental errors. If the null hypothesis is true, then the treatment effect is equal to 0. Experimental error plus 0 divided by experimental error equal to 1. If the null hypothesis is false, then the treatment effect is greater than 0. So experimental error plus treatment effect divided by experimental error is greater than 1. The ratio experimental error plus treatment effect divided by experimental error greater than 1 is compared to the F distribution. F calls for 4 and 45 degree of freedom. So 0, 1, 2, 3, 4. Now ANOVA. ANOVA means analysis of variance. Analysis of variance uses the ratio of two sources of variability to test the null hypothesis. Between group variability estimates both experimental error and treatment effect. Within subject variability estimates experimental error. The assumptions that underlie this technique directly follow on from the F ratio. Assumptions underlying analysis of variance. The measures taken is on an interval or ratio scales. The populations are normally distributed. The variances of the compared populations are the same. The estimates of the population variance are independent. Now do it yourself. क्वेश्चन जो आपको खुद करने हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लेन करना है विद द एजम्पशंस। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब कंपेयरिंग पॉपुलेशन वेरिएंसेस। यहां पर आपको कंपेयरिंग पॉपुलेशन वेरिएंसेस को डिस्क्राइब करना है। एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 7। थैंक यू।